हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और जी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। उसी के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग का जो आज का टॉपिक है वह किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट पर यानी कि किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे और उसकी दिशा हम लोग कैसे बताएंगे। इसके पहले हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे इसका डेरिवेशन हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उसको भी आप अवश्य देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक क्या है देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हिंदी में लिखा गया है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण मतलब कि हम लोग को एक वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। तो यहां लेते हैं, ये ले लिए एक हम लोग वैद्युत द्विध्रुव ले लिए ऐसा। अब ये बताइए एक वैद्युत द्विध्रुव लिए हैं, इसका नामकरण कुछ कर दिया जाए तो इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं ए, इसका नामकरण हो गया ए और इसका नाम हो गया बी। सही है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो एक तरफ ऋणावेश और एक तरफ धनावेश। तो मान लीजिए कि पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है ऐसा। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट देखिए, तो मिड पॉइंट मान लीजिए कि ये कुछ यहाँ है, यहाँ मान लीजिए मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट ओ नाम देते हैं। मिड पॉइंट ओ से, किस पॉइंट से? मिड पॉइंट ओ से। अब ये बताइए मिड पॉइंट ओ से कितना डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं, ये मान लिया कि ये पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया? पी पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट पी। सही है ना। यानी कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसका मिड पॉइंट ओ हो गया और इसके मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पर ध्यान देंगे एक पॉइंट एम है और इसी पॉइंट एम पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सही है। अब थोड़ा इसको समझिए, हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या देखे थे कि किसी भी पॉइंट पर, यानी कि दो केस हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो उसके चारों ओर देखते हैं कि कितने चार्ज हैं और उन सभी चार्ज के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते हैं और तब सबका वेक्टर सम कर देते हैं। ऐसा पढ़े हैं। लेकिन ये तभी ना अप्लाई होगा जब हम लोग उसके चारों ओर जो चार्ज है उसके कारण जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला हमको पता कब आप जानते हैं, ध्यान दीजिए। प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तभी आपको फॉर्मूला पता है कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई आर स्क्वायर, ये आप पढ़े हैं। लेकिन ये तभी ना अप्लाई होगा जब इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से इस पॉइंट पी की दूरी पता हो, क्योंकि तभी तो हम लोग ये दूरी आर का मान रख पाएंगे ऐसा। तो इससे इस पॉइंट की दूरी हम लोग को नहीं पता है, मतलब कि ये फेल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। इस पॉइंट से भी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको फिर ये दूरी आर चाहिए जो कि हमको नहीं पता, इसलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाएंगे कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इसके चारों ओर जितने भी चार्ज है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल करके क्या कर सबका सम कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं यूज हो पाएगा आप समझे? क्योंकि इस दोनों चार्ज से इस पॉइंट की दूरी हमको नहीं पता है। तो फिर बात आता है कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या करेंगे आप ये समझिए। आप ये जानते हैं कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और वे भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी की दिशा किधर होगा? तो वेक्टर पी की दिशा ऋणावेश से धनावेश होता है, मतलब कि ये कुछ ऐसे होगा, ऐसा ही ना होगा। और ये क्या होगा? वेक्टर पी हो जाएगा ऐसे। सही। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसका दो घटक निकाल देते हैं। कितना घटक? दो घटक। तो उससे पहले ये बताइए कि जो ये पॉइंट ओ है, पी है, इसका स्थिति सदिश बिंदु ओ के सापेक्ष ओपी है और यह ओपी सदिश कितना कोण बना रहा है? इस वेक्टर पी से
यानी कि इस ए बी वैद्युत द्विध्रुव से ये थीटा कोण बना रहा है। क्या कहिए हम लोग, क्या माने हम लोग, थीटा कोण मान लीजिए, क्योंकि हम लोग को कोण नहीं पता। अब ये बताइए, अब इस पॉइंट P का दो घटक हम लिख सकते हैं, एक घटक, ध्यान दीजिए, जब इसका दो घटक हम लिखेंगे तो आप जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अगर ये कोई वेक्टर P है, ठीक ना, और यहाँ थीटा कोण बना रहा है, तो जिधर कोण बनाता है उधर cos, तो ये वेक्टर P है तो P cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा P cos थीटा, ये x एक्सिस के दिशा में, और y एक्सिस की दिशा में जोड़ लेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो P sin थीटा, ये P है तो P, और जिधर कोण बनाता है उधर cos, जिधर नहीं बनाता उधर sin। देखिए इसके साथ कोण बना रहा है तो cos, इसके साथ नहीं बना रहा है तो sin। ऐसे ही हम लोग को यहाँ पर भी रिजॉल्व कर देना है, ठीक ना। अब थोड़ा सा और बताइए, जब इसको हम लोग ऐसे रिजॉल्व करेंगे और इसको हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे तो देखिए तो कैसे आएगा, ये ऐसे है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे रिजॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। देखिए क्या बोले अभी, देखिए ये ऐसे है, एक को इसको इधर रिजॉल्व करना है और दूसरा इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ऐसा ही ना। तो हम लोग पहले हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, जब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे ऐसे, तो देख रहे हैं धनावेश इधर जाएगा और ऋणावेश इधर जाएगा, जाएगा ना। तो ये कितना आएगा आप ये समझिए, ये जितना OB है वो इधर चला जाएगा, देख रहे हैं ये ऐसे, और ये जो OA है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब कि ये ऐसे, सही है। तो इसका नाम क्या दे दिए हम लोग, इसका नाम देते हैं A1 और ये हो गया B1, एक घटक है। लेकिन यही जब इसका दूसरा घटक लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये देखिए AB था, इसको हम लोग एक इधर लिख दिए, और दूसरा घटक क्या करेंगे अब इसको ऐसे, यानी परपेंडिकुलर, तो कुछ ये ऐसे आएगा। फिगर को आप बहुत अच्छे से समझेंगे तभी आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो आप ये भी देखें, तो ये क्या नाम दे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग A2 B2, ये हो गया A2 और ये हो गया B2, सही है। फिर समझ लीजिए क्या कि हम लोग इसको इधर रिजल्व कर दिए और इसको नीचे की तरफ। तो ये बताइए आप क्या देख रहे हैं, A1 B1 से, A1 B1 जो घटक है उससे ही कोण बना रहा है ये वेक्टर P, कितना कोण बना रहा है, थीटा, तो इसलिए P, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा ऐसे। और जो ये A2 B2 घटक है इसका परिमाण कितना, तो P sin थीटा, क्योंकि इससे कोण नहीं बना रहा है, बात तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो A1 B1 घटक है यह किसका घटक है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का ही घटक है, AB वैद्युत द्विध्रुव का। तो ये A1 B1 भी किसके जैसा कार्य करेगा, ये भी वैद्युत द्विध्रुव के जैसा ही कार्य करेगा, ठीक ना। और A2 B2 भी किसका घटक है, तो ये भी तो वैद्युत द्विध्रुव AB का घटक है, तो यह भी क्या काम करेगा, यह भी काम करेगा विद्युत द्विध्रुव के जैसा ही कार्य करेगा। अब ये बताइए A1 B1 के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ये कैसे, तो ये देखिए A1 B1 का मिड पॉइंट O है, देखिए है तो AB का मिड पॉइंट, लेकिन ये A1 B1 का भी मिड पॉइंट काम करेगा और A2 B2 के लिए भी मिड पॉइंट काम करेगा, क्योंकि आप इसी को ऐसे घुमा दिए और इसी को आप ऐसे घुमा दिए, तो O तो वही फिक्स है। तो वैद्युत द्विध्रुव A1 B1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे, तो देखिए यह अक्षीय स्थिति वाला लाइन आ गया, अगर आप अक्षीय स्थिति वाला फिगर याद करें तो, ठीक ना। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, याद है। सबसे पहले दिशा बताइए क्या होता है, ऋणावेश से धनावेश, और इसमें ऋणावेश कौन है, देखिए A ही तो यहाँ आया है, तो क्या होगा, ऋणावेश यहाँ आया और B यहाँ चला गया है, तो ये धनावेश, ऋणावेश से धनावेश मतलब कि ऐसे, तो यहाँ पर ये हम लोग का ऐसे हो जाएगा, सही है ना। तो देखिए ये कितना आया, ये ऐसे हो गया, इसको थोड़ा सा आप लोग स्केल से बनाएंगे ताकि सीधा सीधा बने। ये इसको हम लोग कह देते हैं E एक्सियल। एक्सियल क्यों बोले, इसलिए बोल दिए क्योंकि ये अक्षीय स्थिति के जैसा बिहेव कर रहा है, तो वैसे बुक में इसको E1 और E2 करके लिखा रहता है, ठीक है। तो ये A1 B1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी कितनी, तो E x मान लीजिए, और इसका दिशा इधर हो गया। दूसरा बात, A2 B2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, तो देखिए A2 B2 के लिए ये किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है,
परपेंडिकुलर का काम कर रहे हैं। और अब क्यों? इसलिए कि ये और ये क्या है, घटक है, और घटक में क्या जानते हैं, एक दूसरे पर लंब होता है। घटक एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। तो ये तो लंब ही तो है ना। तो A2 B2 के मिड पॉइंट O से क्या ये निरक्षीय स्थिति के जैसा बिहेव करेगा? A2 B2 के लिए देखिए, A2 B2 के लिए निरक्षीय स्थिति के जैसा बिहेव करेगा। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है? धनावेश से ऋणावेश, धनावेश से ऋणावेश। और ये B2 क्या है, इधर धनावेश आएगा, क्योंकि देखिए B इधर आया है और A इधर गया है, तो ऋणावेश से धनावेश नहीं, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, धनावेश से ऋणावेश, यानी इधर से इधर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये क्या हो गया, धनावेश से ऋणावेश। ठीक है, आप इसको स्केल से अच्छे से बनाएंगे। चलिए, अब ये हो गया क्या हम लोग का ई इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल लिख दिए क्योंकि इक्वाटोरियल के जैसा बिहेव कर रहा है, सही है ना। अब कहा जाए कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका जोड़ कर देंगे, जोड़ करेंगे ना। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों के दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर है तो इसमें आप पहले क्या कीजिए, पैरेललोग्राम लगा दीजिए। कैसा, पैरेललोग्राम। देखिए, तो अगर हम लोग इसको इधर लाएं तो कुछ ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, या तो ये किसके जैसा हो जाएगा, ये ई एक्सियल, ई इक्वाटोरियल होगा, क्योंकि यही तो यहां पर आया है। या फिर आप इसको अगर यहां लेकर के जाएंगे तो कुछ ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा ना ऐसे। तो ये कैसा होगा, ये ई एक्सियल हो जाएगा, हो जाएगा। और जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका रिजल्टेंट तो काम ये करेगा, रिजल्टेंट का काम ये करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि जब आप इसको यहां पर लाएंगे तो यहां थोड़ा सा मीटर में इसको सही से बना देते हैं। देखिए, इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट का काम तो करेगा ही, इसलिए इसको क्या नाम दे दिए हम लोग, ई। क्या नाम दे दिए, ई। अब ये बताइए, दोनों का जो परिणाम है EAX और EEQ, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, E। और क्या आपको सदिश अदिश वाले चैप्टर में ये बताया गया था कि यदि A और B दो वेक्टर हो तो जब दोनों का के जोड़ का परिमाण निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ऐसा पढ़े थे। A और B दो सदिशों जब दोनों को जोड़ करके उसका परिमाण निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है जहां थीटा A और B के बीच का कोण होता है। तो इसी A और B के जगह पर तो एक EAX है और दूसरा क्या है, EEQ है ना ऐसा। तो जैसे ही यहां पर हम रखेंगे तो दोनों के बीच में कोण कितना है, आप कितना दिख रहे हैं, 90 डिग्री है। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो जब थीटा का वैल्यू आप 90 रख देंगे तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और इसलिए A प्लस B का जो परिमाण आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा, आएगा ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको पूरा डायग्राम समझ में आया। अगर डायग्राम को समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो तो फिर इस लेक्चर को शुरू से एक बार देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज लिखते हैं। क्या लिखेंगे लैंग्वेज को आप सुन लीजिए। लिखेंगे, माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु O है तथा इस वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर है। फिर फुल स्टॉप। वैद्युत द्विध्रुव के दो घटक A1 B1 और A2 B2 है जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में है, पूर्णविराम, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हो गया हम लोग का लैंग्वेज। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पूरा फिल करेंगे और तब फिर नीचे इसके लिखेंगे। क्या डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, देखिए लिखेंगे चित्र से
क्या लिखेंगे, घटक A1 B1 के कारण, A1 B1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोला गया है, A1 B1 के कारण E एक्सियल, तो ये हो गया E एक्सियल। क्या होता है फार्मूला, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इंटू 2p बाई r3, ऐसे फार्मूला होता है। और दिशा किधर होगा, तो देखिए ये ऐसे, यहाँ यानी कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसका नाम दे दें तो नाम कुछ ऐसे देंगे, यहाँ देख लीजिए ये P हो गया, इसको हम लोग M कह देते हैं, इसको N कह देते हैं और इसको हम लोग Q कह देते हैं, ठीक ना। तो दिशा किधर है देख रहे हैं, P से M की ओर, तो लिख देंगे यहाँ पर PM की दिशा में, PM की दिशा में, ठीक है इतना। दूसरा बात, ये किसका आ गया, तो ये आ गया, लेकिन हम यहां पर ध्यान देंगे, ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं ना, लेकिन यहां पर A1 B1 के लिए इस P का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, ये P तो AB वैद्युत द्विध्रुव का नाम है, विद्युत द्विध्रुव P क्या है, तो P तो जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये किसके लिए है, ये तो AB के लिए है ना, लेकिन यहां पर आप क्या लिए हैं, A1 B1 लिए हैं, तो A1 B1 के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है, P cos थीटा है, तो यहाँ पर P नहीं लेंगे, क्या लेंगे, P cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2P cos थीटा। बात समझ में आया, P cos थीटा क्यों लिए, या फिर समझिए, क्योंकि A1 B1 द्विध्रुव जो है उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, ये P cos थीटा है। ठीक ऐसे ही A2 B2 देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव, इसके लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना, P sin थीटा, P sin थीटा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए, लिखेंगे तथा घटक A2 B2 के कारण, A2 B2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितना हो जाएगा, तो इसको तो हम लोग ई इक्वेटोरियल बोले हैं, है ना, क्या बोले हैं, ई इक्वेटोरियल। और यहाँ पर सदिश लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पर भी। अब ये बताइए ये कितना, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R3 ऐसे होता है। लेकिन फिर ध्यान देंगे यहाँ पर P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके लिए लिखना है, A2 B2 के लिए, और A2 B2 के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, कितना है, देखिए यहाँ पर P sin थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P sin थीटा। बात समझ आया ना। अब दिशा किधर, तो देख रहे हैं इधर है, PN की दिशा में है, तो यहाँ पर लिख देंगे PN की दिशा में, PN की दिशा में ऐसे लिख देंगे। अब ये बताइए दोनों निकल गया, हम लोग क्या करना है, इस पॉइंट P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो लिखते हैं अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, या फिर आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख देंगे, EFI, ठीक है, कम भाषा हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, आप क्योंकि आप समझ रहे हैं, तो क्या ध्यान दीजिए, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी बताइए, रूट अंडर, अभी आप क्या देखें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, EAX और क्या है, EQ दोनों का स्क्वायर, EAX का स्क्वायर प्लस EQ का स्क्वायर, ये कैसे आया अभी आपको यहाँ पर लिख करके समझाए थे, आप समझ रहे हैं अच्छे से। अब ये बताइए दोनों का वैल्यू पुट किया जाए इसमें, जैसे ही दोनों का वैल्यू पुट करते हैं देखिए क्या आता है, EAX का वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं, इसका स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p cos थीटा बाई आर क्यू प्लस ये देखिए ई क्यू का वैल्यू यहां से, और इसका तो पहले स्क्वायर कर दिया जाए क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बाई आर क्यू, और इसका भी होल स्क्वायर हो गया। ऐसा हो जाएगा। अब ये बताइए दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और यहां देखिए p बाई आर क्यू ये भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया p बाई आर क्यू कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा? यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ चुका है, p बाई आर क्यू कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा? 2 cos थीटा। तो इसको लिखिए यहां पर 2 cos थीटा लिख सकते हैं। ध्यान देंगे एक बार, किस ध्यान दे दीजिए क्या कर रहे हैं? इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर क्यू इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। तो ये बताइए जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो इसका भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कॉमन आएगा ना, स्क्वायर में कॉमन आएगा क्योंकि क्या जो कॉमन ले रहे हैं उसका भी तो स्क्वायर होगा। तो ध्यान दीजिए क्या बचेगा, इसमें बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। एक काम कीजिए, आपको पूरा विस्तार से बता देते हैं, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? आप पूछेंगे ये क्यों? ये इसीलिए लिखे क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर क्यू इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा अलग कर दिए। तो क्या बचेगा इसके साथ 2 cos थीटा, और इसका जब स्क्वायर करें तो 4 cos थीटा प्लस इसमें क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका तो इनटू p बाई आर क्यू, और इसका भी होल स्क्वायर इनटू क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ऐसे। अब ये बताइए इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा रूट में ऐसे बचेगा। अब ये बताइए यहां से हम लोग एक बाहर कर लेंगे, यहां से तो जो रूट के बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो एक बाहर कर सकते हैं, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर क्यू, और रूट के अंदर में क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले थोड़ा सा हम लोग इधर मिटा रहे हैं, फिगर को भी नहीं मिटाएंगे क्योंकि फिगर हम लोग के काम का है। तो देखिएगा क्या आएगा, यहां से e का वैल्यू क्या आया, तो ये e का वैल्यू आ रहा है हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर क्यू, ऐसे ये तो एक बार कर लिए, और रूट के अंडर में क्या बचा, तो देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा के जगह 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? आप पूछेंगे कि लिख तो सकते हैं लेकिन क्यों लिखे? इसीलिए लिखे क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर क्यू, और रूट अंडर 1 प्लस इसका वैल्यू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और यही हो जाएगा हम लोग का फार्मूला, ठीक है। और हम जानते हैं क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k कहते हैं, इसलिए इसको आसानी से याद रखने के लिए लिख सकते हैं e इक्वल टू 1/4 पाई आप क्या लिखेंगे, इसको k लिख देते हैं, तो kp बाई आर क्यू इनटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये हम लोग का हो गया फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्राप्त कर लिए कि किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, जो कि आप पूरा डेरिवेशन देखें भाषा के साथ कि एग्जाम में कैसे लिखना है। क्या आया फार्मूला, kp बाई आर क्यू इनटू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर
थीटा। अब देखते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो हम डायरेक्शन तो देख रहे हैं ये, लेकिन ये जो डायरेक्शन है यह ई एक्सियल से या ई इक्वेटोरियल से कितना कोण बना रहा है ना, उसका देखते हैं डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर लिखते हैं त्रिभुज PMQ में, PMQ में, ठीक ना। ये बताइए हम लोग को ये PM भी पता है और ये MQ भी पता है। PM कितना है E एक्सियल का मान और MQ कितना है E इक्वेटोरियल का मान। अगर ये एंगल जिनको निकालना है, अगर ये अल्फा हो तो क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर कितना, आप tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, यानी P ये MQ डिवाइडेड बाई कितना PM। तो MQ कितना है E एक्सियल है और PM कितना है, तो ये देखिए MQ कितना है, MQ E इक्वेटोरियल है, E इक्वेटोरियल देख लीजिए, इधर से इधर इक्वेटोरियल और PM E एक्सियल, दोनों का वैल्यू पुट करते हैं तो E इक्वेटोरियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P sin थीटा बाई RQ, ऐसे था EQ का वैल्यू, और EAX का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई RQ। तो इससे ये कैंसिल, P से P कैंसिल, RQ से RQ कैंसिल, तो क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा यानी अंश में बचा sin थीटा, इसके बटा में क्या आया 2 cos थीटा, ऐसे आया। तो यहां से 1/2 बाहर कर देते हैं तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा ऐसे। तो ये क्या आया, tan अल्फा का वैल्यू, मुझे एंगल निकाल, ये डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन का मतलब एंगल, तो देयरफॉर अल्फा बराबर ये tan है, इधर जाएगा तो tan इनवर्स, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा, और यही हो जाएगा हम लोग का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी स्थिति के लिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जिसको परिमाण के रूप में लिख दिए हैं, और ये क्या बता रहा है उसका दिशा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा कैसे प्राप्त करेंगे, सही है। अब ध्यान देंगे, यदि हम लोग ये बोले यदि थीटा बराबर 0 डिग्री ले लिया जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री, अब यहां ध्यान देंगे जब इस थीटा का वैल्यू आप 0 लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये जो थीटा का वैल्यू कम होते जाएगा तो ये और इधर आते जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो बिल्कुल इसी के दिशा में आ जाएगा ना। तो जब थीटा का वैल्यू 0 तो ये कोण नहीं बना करके बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, यानी कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति में। किसी भी स्थिति में अगर थीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे 0 तो किसमें चला जाएगा, अक्षीय स्थिति में। तो थोड़ा देखते हैं क्या आता है, यदि थीटा बराबर 0 तो E का वैल्यू क्या आएगा, देखिए तो इसमें रख के देखिए क्या आता है, KP/RQ इंटू, और यहां क्या देख रहे हैं 1 प्लस रूट में है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू कितना 0। अब ये बताइए, इसको लिख सकते हैं KP/RQ, और ये 1 + 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 1 × 3 1 और प्लस, तो 3 × 1 प्लस कितना 4, और 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2, और ये आ गया 2 KP/RQ। ये तो होता ही है अक्षीय स्थिति में। दूसरा, यदि थीटा का वैल्यू कितना कर दिया जाए 90 डिग्री कर दिया जाए हो तो ये किस जैसा काम करेगा, निरक्षीय स्थिति के जैसा। उस स्थिति में E का वैल्यू कितना आएगा, तो उस स्थिति में E का वैल्यू यहाँ पर रख के देखिए, जैसे ही आप cos थीटा का तरफ 90 रखेंगे क्या आएगा, KP/RQ रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0,
यानी रूट अंडर 1 तो क्या आएगा 1 और 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो यही यानी ये आया KP बटा RQ और ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से इस सेक्शन में हम देखें कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में यानी कि जनरल केस में यानी कि सामान्य स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण का व्यंजक प्राप्त करना हो तो उसका व्यंजक हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ उसका दिशा हम लोग कैसे बताएंगे। अब देखे थे अभी। और अगर किसी भी स्थिति से अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति को प्रूव करना होगा तो आप देख सकते हैं यहां से हम लोग इसको भी प्रूव कर दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपका पढ़ाई ऐसे से चलता रहे। दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।